देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार जमाया था। अब बंगाल पर अधिकार जमाने के लिए पहले का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि यहाँ पर यूरोपीय कंपनी आई और यूरोपीय कंपनी में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण साबित होंगे यानी क्वेश्चंस की दृष्टि से या आगे भारत पर जो राज किया था वो अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने, हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था, उसके बाद में बेदरा के युद्ध में डचों को हराया था, डेनिशों की सारी कंपनी खरीद ली थी उन्होंने, और कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था वांडीवास के युद्ध में अंत में। तो भारत में भी बहुत सारी शक्तियां थीं और भारत में बहुत सारी शक्तियां थीं। तो उस समय अंग्रेजों ने जो अपना नजर डाली वो डाली थी बंगाल पर। ये भारत का नक्शा है, जैसा भी बना है आप देखेंगे कि ये यहां पर बंगाल था। ये बंगाल जो था वो आज जैसा बंगाल नहीं था। प्राचीन काल में बंगाल यानी जो बंगाल था उसमें बांग्लादेश भी शामिल था, उसमें उड़ीसा भी शामिल था, उसमें बिहार भी शामिल था और वेस्ट बंगाल भी शामिल था, यानी आज का वेस्ट बंगाल जो है। और अंग्रेजों ने जो दृष्टि डाली थी किस पर? बंगाल पर, क्योंकि उस टाइम पर बंगाल बिल्कुल सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था। अब संपन्न राज्य कैसे था? सबसे पहली बात तो यह है कि यह समुद्री तट के किनारे पर था। देखिए, यह समुद्री तट के किनारे पर था, यानी यहां से सामुद्रिक व्यापार किया जा सकता था। सेकंड बात क्या थी? सेकंड बात यह थी कि यहां पर नदियां निकल करके आती है, जैसे गंगा है और ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, यानी यहां पर जो भूमि थी वो नदियों वाली थी, यानी कि उपजाऊ भूमि थी। और उपजाऊ भूमि के साथ साथ यहां पर कृषि अच्छी होती थी, और कृषि अच्छे होने से जहां पर कृषि अच्छी होगी यानी सभी यहां पर यानी कि कह सकते हैं कि यहां पर कच्चा माल उपलब्ध था, और कृषि अच्छी होने से कहीं का भी व्यापार अच्छा भी हो सकता है। यानी जहां कृषि अच्छी होगी, जहां लोग रहेंगे वहां व्यापार होगा। तो यानी कि सभी तरफ से बंगाल एक समृद्ध राज्य था। अब बंगाल की थोड़ी सी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, इत्मीनान से पढ़ना कि बंगाल जो था, अच्छा एक जो ताकत थी वो थी दिल्ली। यहां पर ये जो यहां से उस समय मुगल राजा हुआ करते थे, और मुगल राजा पूरे देश पर नियंत्रण कहां से किया करते थे? दिल्ली से ही किया करते थे। मुगल राजा जो हुआ करते थे वो सारा का सारा नियंत्रण पूरे भारत पर नियंत्रण कहां से करते थे? दिल्ली से। यानी सबसे शक्तिशाली अगर ताकत थी तो वो मुगल राजा थे। अब बात थी औरंगजेब के जमाने की। देखिए, बंगाल के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। बात थी औरंगजेब के जमाने में। औरंगजेब ने यहां का यानी बंगाल का दीवान नियुक्त किया सबसे पहले, और दीवान बनाया उसने मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को दीवान बना दिया जाता है। कहां का? बंगाल का। अब दीवान का मतलब क्या है कि वो टैक्स वसूलने का काम करता था। 1701 की बात है ये। 1701 में दीवान मुर्शिद कुली खां को किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। माना जाता है कि मुगल राजाओं में औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली राजा था, और उसने मुर्शिद कुली खां को, और 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है।
अब देखिए यहां औरंगजेब की इधर मृत्यु होती है, इधर मुर्शिद कुली खां जो था वो अपने आप को क्या कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है। बोलो अब मैं दिल्ली के नियंत्रण में नहीं हूं, स्वतंत्र घोषित कर देता है अपने आप को। और ये बन जाता है यहां का सूबेदार, सूबेदार कह सकते हैं या नवाब कह सकते हैं। अब मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी जैसी बनता है ये, तो मुर्शिद कुली खां बंगाल की जो राजधानी थी ढाका, और ढाका से परिवर्तित करके ये कहां ले गया, मुर्शिदाबाद ले गया। यानी कि इसने अपनी नाम पर बंगाल की राजधानी बना दी। दैट्स क्लियर, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। यानी ढाका को अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार या नवाब कौन था, तो वो था मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां जो था उसने अपनी राजधानी, बंगाल की राजधानी ढाका से परिवर्तित करके कहां कर दी थी, मुर्शिदाबाद कर दी थी। इतनी बात थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में मुर्शिद कुली खां, और मुर्शिद कुली खां के बाद में नवाब बनता है कौन, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद में नवाब बनता है सरफराज खान। यहां तक तो कोई बात नहीं, यानी मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां के बाद में सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद में सरफराज खान, और सरफराज खान के बाद में आता है अलीवर्दी। देखो एक एक चीज को नोट कर लीजिए आप। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खान ने चालाकी से काम लिया, किससे, अंग्रेजों से। अंग्रेज जो थे वो अपनी जो व्यापारिक कोठी हुआ करती थी उनकी, उसकी किलेबंदी यानी चारों तरफ से किलेबंदी करना चाहते थे। लेकिन अलीवर्दी खान ने अपनी शक्ति का यानी ऐसा दिखाया कि हमारे पास बहुत शक्ति है, और उस शक्ति का परिचय दिया, और अपनी सूझबूझ से यानी चाणक्य नीति से इसने इसका यानी अंग्रेजों का विरोध करता रहा और किलेबंदी नहीं होने दी। इसका एक कथन आता है कि अंग्रेज एक ऐसी मधुमक्खी हैं जिन्हें अगर आप नहीं छेड़ोगे तो वो शहद देंगी, अगर छेड़ दोगे तो वो काटेंगी। ऐसे करके क्वेश्चन में एक कथन दे देगा, बोले बताइए ये किसका कथन है, अलीवर्दी खां का है, औरंगजेब का है, बाबर का है, या मुर्शिद कुली खां का है। यहां तक तो कंडीशन अंग्रेजों से संबंध भी अच्छे चल रहे थे अलीवर्दी खां से। अब अलीवर्दी खां का कई लड़कियां थी, अलीवर्दी खां की कई लड़कियां थीं, और उस एक लड़की का बेटा यानी सिराजुद्दौला, इसका नाती कह सकते हैं या देवता कह सकते हैं, सिराजुद्दौला यानी बुक वाले लैंग्वेज में तो इसे सिराजुद्दौला को नाती कहेंगे। अब ये बन जाता है क्या, नवाब। कहां का, बंगाल का। बंगाल का नवाब बनते ही इसके कई शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं यहां पर, यानी इससे कई लोग शत्रुता मानने लगते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो अलीवर्दी खां की कई बेटियां थीं, और उन एक बेटी में से एक सिराजुद्दौला उनका बेटा अगर बंगाल का नवाब बनेगा तो क्या होगा, बाकी की उसकी जो मौसियां थी सिराजुद्दौला की, वो उससे क्या करेंगी, उसका विरोध करेंगी। तो सिराजुद्दौला की एक मौसी होती है, उसका नाम है घसीटा बेगम। घसीटा बेगम इसकी शत्रु हो जाती है, यानी दुश्मन हो जाती है। हो जाने दो दुश्मन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के संबंध जो थे वो थोड़े से आमने सामने आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं, उसके तीन कारण थे। एक कारण यह था कि उसकी जो एक था शौकतगंज, घसीटा बेगम, देखो घसीटी बेगम भी मिल जाएगा कभी कभी किताबों में आपको, और उसका एक सेनापति था, किसका, सिराजुद्दौला का मीर जाफर। इनको भड़काने का काम, सिराजुद्दौला के खिलाफ करने का काम कौन कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं। अब इस बात पर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा।
तो पहला रीजन ये हो गया, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जो संबंध थे वो कटु होने लगे, उसका एक रीजन ये था। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था कि वो बंगाल यानी जो यहां पर व्यापारिक कोठी हुआ करती थी उसकी किलेबंदी बिना नवाब की इजाजत के उन्होंने की, यानी किलेबंदी की। किसने? अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी की किलेबंदी की बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला की बिना अनुमति के। और तीसरा जो कारण था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण आर्थिक हित था, यानी कोई भी समस्या, कोई भी विरोध का कारण क्या होता है? आर्थिक हित होता है। आर्थिक, जब तक व्यक्ति का आर्थिक हित उसमें छिपा नहीं होता है तब तक वो विरोध नहीं करता, यानी उसे आर्थिक हानि नहीं होगी तब तक विरोध होगा नहीं। अब आर्थिक हानि क्या है? यहां पर बंगाल में एक राजा, मैंने बताया था आपको, पहले भी जिक्र किया था कि एक राजा हुआ करता था, कहां का? दिल्ली का, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने क्या काम किया कि 1717 ईस्वी में एक ऐसा प्रपत्र, जिसे दस्तक कह सकते हैं, लाइसेंस कह सकते हैं, वो उन्होंने जारी किया। किसके लिए? बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए। बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए फर्रुखसियर ने एक प्रपत्र जारी किया। कहते हैं, कहानी है कि वो बीमार हो गया था तो अंग्रेजी डॉक्टर हैमिल्टन ने उसे सही कर दिया, तो उसको गिफ्ट दिया था मात्र 3000 रुपए वार्षिक कर पर। देखिए, जिस बंगाल से करोड़ों रुपए का फायदा बंगाल के लोगों को होता है या दिल्ली को हो सकता था, वो मात्र 3000 रुपए वार्षिक कर पर किसको दे रहे हैं? वो बोले तुम टैक्स फ्री कर दीजिए, व्यापार करिए। अब तीसरा कारण यही था कि जो उसने प्रपत्र दिया था उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपने फायदे के लिए यानी निजी व्यापार के लिए, यानी एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार चल ही रहा था और दूसरा ये था कि अपने फायदे के लिए वहां के कर्मचारी जो थे वो उस पत्र का, उस दस्तक का प्रयोग कर रहे थे। अब ऐसे उदाहरण लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है, किसकी? बसों की या ट्रकों की, और उसमें आपको भारत सरकार ने एक लाइसेंस दी, बोले इस वाले टोल पर आप फ्री जा सकते हैं। अब आपके जो कर्मचारी हैं, यानी बसों में और ट्रकों में, यानी ट्रेवल एजेंसी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो अपनी खुद की बस चलाएं उस प्रपत्र को दिखा करके खुद की बस चलाएं, यानी कि वहां कहीं ना कहीं भारत सरकार का नुकसान होगा। ठीक इसी प्रकार से बंगाल का नुकसान हो रहा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी क्या कर रहे थे? उस दस्तक का दिखा करके अपना व्यापार कर रहे थे, खुद का। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो कर ही रहे थे। तो ये 3 कारण थे मुख्य। अच्छा, इसके बाद में सिराजुद्दौला को ये बात सहन नहीं होती है, और सहन नहीं होती है तो वो अटैक कर देता है। कहां पर? बंगाल पर, फोर्ट विलियम पर। और ऐसा माना जाता है कि 20 जून 1756 को ये कौन? सिराजुद्दौला यहां पर इस वाली डेट को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी त्रासदी। 20 जून को ये ऐसा माना जाता है कि 146 लोगों को एक घुटन युक्त कमरे में बंद कर देता है। और जब 146 लोगों को घुटन युक्त कमरे में बंद कर देगा तो 21 जून को जाकर के देखा, 21 जून को यानी अगली सुबह, तो उसमें से मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। उसमें से मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे उस घुटन युक्त कमरे में से। और इसका जीता जागता उदाहरण कौन था? होलवेल इस घटना का उदाहरण था, यानी होलवेल ने लिखी थी ये घटना, इसने ही बताया था। अब समस्या कहां होती है? समस्या यहां होती है कि इसने तो घटना कर दी, इधर जो रॉबर्ट क्लाइव नाम का व्यक्ति था, रॉबर्ट क्लाइव नाम के व्यक्ति ने फ्रांसीसी बस्ती को जीता था और उसने प्रस्थान कर दिया कहां? बंगाल की तरफ। और सिराजुद्दौला जो था वो भयभीत हो गया। सिराजुद्दौला जो था वो भयभीत हो गया। देखिए, ये सभी जो
अभी कहानी चल रही है, ये भूमिका बन रही है, ये पृष्ठभूमि बन रही है किसके? प्लासी के युद्ध की। ये भूमिका बन रही है किसकी? प्लासी के युद्ध की। अच्छा, इसने क्या काम किया? रॉबर्ट क्लाइव ने इधर चल दिया तो सिराजुद्दौला को लगा कि ये इसकी सेना के साथ में आ रहा है, आधुनिक तरीके से इसकी सेना ट्रेंड है, तो इसने सिराजुद्दौला ने डर से संधि कर ली। किससे? रॉबर्ट क्लाइव से, और उसे इतिहास नाम देता है अलीनगर की संधि। ये की थी 1757 में। अब हुआ क्या कि इस संधि में करना क्या था, यानी बात कौन सी तय हुई? बोले इस संधि में यह तय हुई कि हम अपनी व्यापारिक कोठी की किलेबंदी करेंगे, पहली शर्त। बोले कर लो, सिराजुद्दौला ने बोला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दूसरी बात यह है कि हम उस प्रपत्र का यूज करेंगे, उस दस्तक को हम क्या कहते हैं, बंद नहीं होने देंगे। तो ये दो कंडीशन इसमें रखी गई अलीनगर की संधि में। अब आगे की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, यानी ये जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि चल रही है। और आगे की वीडियो जो आएगी उसमें हम बताएंगे आपको प्लासी का युद्ध। ठीक है, नमस्कार।